हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के बारे में। जो लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर पेपर 1, वो जानते हैं कि पेपर 1 किस लिए, क्लास 1 से लेके 5 तक का। तो 1 से लेके 5 तक के लिए हमें कितना जानना है, सिर्फ बेसिक्स जानना है। तो हम लोग पेपर 1 में आने वाले हर उस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि ज्योमेट्री को कवर करता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज्योमेट्री की शुरुआत होती है पॉइंट से। कोई भी एक बिंदु को हम कहते हैं पॉइंट। अभी नेक्स्ट स्टेप आता है दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मतलब दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। अब देखिए, अगर मैंने इस पॉइंट का नाम ए लिखा है और इस पॉइंट का नाम लिखा है बी, तो हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? हम लोग लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी तो हो गया इसका नाम, और देखिए ये दोनों खत्म होता है तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एक लाइन सेगमेंट का लाइन देंगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ दो पॉइंट थे सी और एफ, इन दोनों को ज्वाइन किया हमने, तो सी एफ लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? इस तरह। ठीक है। अभी इसी लाइन सेगमेंट को अगर हमने, ये ए बी लाइन सेगमेंट था ना, तो इसी लाइन सेगमेंट को अगर हम एक तरफ एक्सटेंड करें, किसी भी एक तरफ एक्सटेंड कर दें, तो इसका नाम पड़ जाता है रे। जैसे कि जब हम सूरज बनाते हैं तो हम ऐसा देते हैं ना, रेस पड़ रहे हैं, मतलब किसी एक तरफ से वो एक्सटेंड हो रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं रे को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे? ए बी तो हो गया रे का नाम, अभी इसे रे कैसे बताए? देखिए, इस लाइन सेगमेंट का नाम भी ए बी है, इस रे का नाम भी ए बी है ना? तो इसे हम लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा लाइन सेगमेंट और कौन सा रे है। लाइन सेगमेंट के ऊपर एक छोटा सा लाइन सेगमेंट बनाएंगे और रे के ऊपर बनाएंगे एक छोटा सा रे का साइन। अभी देखते हैं इसके बाद। ये तो हो गया जब हम लोग एक तरफ एक्सटेंड करते हैं। अगर इसी लाइन सेगमेंट को सोचिए ए बी नाम है, दो तरफ से हम लोग एक्सटेंड कर दे, तो ये बन जाता है लाइन। मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दें, जो कि कहीं पे जाके खत्म नहीं हो रहा है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? लाइन। तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए भी तो लिख लिया और ऊपर क्या बनाएंगे? एक लाइन, मतलब ऐसा। देखिए डिफरेंस, पॉइंट हो गया ए, फिर आता है लाइन सेगमेंट। अगर हम लाइन सेगमेंट देखें तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बना दिया। फिर आता है रे। रे के लिए हम क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, पहले ए बी नाम है, फिर क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ऊपर एक रे बना दिया। फिर आता है लाइन। अभी लाइन क्या है? ए बी नाम है, ठीक है, अभी उसके ऊपर हम लोग लाइन का एक साइन प्लेस करें। अब ये तो हो गया हमारा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। अभी हम पढ़ेंगे लाइन कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अगर हम लाइन को मेनली देखें तो दो तरीके के लाइन बनते हैं। एक बन गया हमारा पैरेलल लाइन और दूसरा बन गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। अब पैरेलल लाइन होता क्या है? एक लाइन सोचो मैंने बना लिया और एक पैरेलल लाइन। अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो कोई भी रेलवे ट्रैक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, रेलवे ट्रैक हमेशा पैरेलल ही चलता है, मतलब जो एक दूसरे से कभी मिलते नहीं है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब है ऐसे दो लाइंस जो कभी भी कहीं पे जगह मिलेंगे नहीं, चाहे ऐसा हो या ऐसा हो या टेढ़ा करके बना लो, कोई भी दो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को जाकर मीट नहीं करते हैं। फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब है जो कहीं पे जाके एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है एक लाइन हो गया, दूसरा लाइन क्या करेगा? उसे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब किसी एक पॉइंट में आके उसे इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा। तो ये जहां जिस पॉइंट पे भी वो आके मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो लाइन दो तरह के हो गए, एक पैरेलल लाइन जो कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है, और एक हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे से मिलते हैं, किसी ना किसी एक पॉइंट में आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। लाइंस के बाद फॉर्म होता है हम लोगों का एंगल। अभी एंगल्स अगर हम लोग पढ़े, देखिए ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, दूसरा लाइन सेगमेंट अगर इसके पॉइंट से ही शुरू कर दूं मैं, तो इस जगह पे कुछ एक फॉर्म हो रहा है जिस चीज को हम कहेंगे एंगल। ये हो गया हम लोगों का एंगल। ये तो हो गया लाइन सेगमेंट के टाइप पे। अगर हम लोगों ने रे बनाया, एक रे दूसरे पॉइंट से दूसरा रे, तो ये क्या हो गया हम लोगों का एंगल फॉर्म हो गया। अगर हम लोग लाइन कंसीडर करें तो ये एक लाइन, सोचो ये दूसरा लाइन बन गया, तो देखिए इस जगह पे एक एंगल फॉर्म हुआ है, इधर पे भी एक एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ भी ये एंगल फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे भी एंगल फॉर्म हुआ है। मतलब एंगल कब फॉर्म होता है? जब दो लाइंस, दो रेज या दो लाइन सेगमेंट एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। देखिए अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करूं, यहाँ से एक गया, यहाँ से दूसरा गया, तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा। अभी एंगल्स के टाइप अगर हम देखना चाहें तो कैसे होता है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसे अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? जहां पे भी एल फॉर्म होता है वहां पे कितना बनता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये सोचो एक एंगल बना के दिया है आपको, और यहाँ पे ये साइन दिया है एल, उल्टा एल का साइन। इस एल का मतलब ये क्या, कितना डिग्री है? 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। फिर आता है एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से कम, मतलब लेस देन 90 डिग्री, जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि अगर मैं बोलूं 89 डिग्री, तो ये भी तो 90 से कम है, तो ये क्या एंगल फॉर्म हो रहा है? एक्यूट एंगल। अगर मैं बोलूं 2 डिग्री, ये 2 डिग्री भी तो 90 से कम है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। अभी एक्यूट एंगल पहचानेंगे कैसे? अगर L बन गया तब तो हो गया राइट एंगल। अगर L से कोई छोटा एंगल, सोचो ये L तो बना नहीं अभी तक, छोटा है। अगर मैंने बोला ये भी L से छोटा है, तो जो एंगल दिखने में L से छोटा लगे वो सब क्या है? एक्यूट एंगल, सिर्फ पहचानने के लिए। और अगर हम मेजर करके देखें कि उसका मेजरमेंट 90 से कम है तो वो क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल। ये तो हो गया कम। अभी आता है ज्यादा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जिस भी एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री। मतलब अगर मैं 91 कंसीडर करूं, 91 डिग्री, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर 105 डिग्री बोलूं तो ये भी क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो पहचानेंगे कैसे? एल का मतलब हो गया राइट एंगल। अभी कोई बड़ा एंगल, देखिए ये तो एल से बहुत बड़ा लग रहा है, एल होने से तो इस जगह पे फॉर्म होता, बट ये तो एल से बहुत बड़ा लग रहा है, तो ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब पहचानने के लिए, सिंपली पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? एल को रिप्रेजेंट करते हैं। एल हो गया तो राइट एंगल, एल से छोटा हो गया तो एक्यूट एंगल, एल से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है जिस एंगल का मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल फॉर्म होता है? ये देखिए इस जगह पे 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। जहां पे भी दो लाइन मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं उस जगह पे कितना डिग्री फॉर्म होता है? 180 डिग्री। तो जो 180 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, अभी ये समझने की कोशिश की। जैसे कि ये तो एक एंगल फॉर्म हुआ है, अभी इस एंगल को छोड़ के बाकी जितना जगह एंगल कवर कर रहा है इसे कहते हैं हम उसका रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने ये 90 डिग्री बनाया है ना, 90 तो हो गया राइट एंगल।
अभी 90 को छोड़ के जितना एरिया कवर कर रहा है, जितना एंगल फॉर्म हो रहा है, उसे कहते हैं हम उसका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट होता है 180 से लेके 360 के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल निकालते कैसे हैं। बट रिफ्लेक्स एंगल का मेजरमेंट कहां से कहां तक होता है? 180 से लेके 360 के बीच में। अच्छा, फिर एक लास्ट एंगल होता है और वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब टोटल, कंप्लीट कितना होता है? 360 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट 360 होगा वो क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट एंगल। फिर एक बार देख लेते हैं, अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल, अगर 90 से कम है तो एक्यूट, ज्यादा है तो ऑब्ट्यूज, 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल। अगर 180 से 360 के अंदर कोई एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? उसका रिफ्लेक्स एंगल। और अगर 360 डिग्री का कोई एंगल है तो वो क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट एंगल। अभी अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में, द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 130 डिग्री इज डैश, आपको निकालना है 130 का रिफ्लेक्स एंगल। निकालेंगे कैसे? मैंने क्या बताया था कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से लेके 360 के बीच का है ना। तो निकालने का प्रोसेस कुछ इस तरह है, 360 से हम जो भी मेजरमेंट दिया है उसे माइनस करेंगे 230 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल इसका कितना हो जाएगा? 230 डिग्री। मतलब किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसे 360 से माइनस करेंगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल जाएगा। ये तो हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अभी और दो तरीके का एंगल फॉर्म होता है। पहला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब है ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर हम प्लस करें तो टोटल 90 डिग्री बनता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना बनना पड़ेगा? 90 डिग्री। अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, ये एक एंगल है, दूसरा एंगल कुछ इस तरह बनेगा कि दोनों एंगल को प्लस करके कितना होना है? 90 डिग्री। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 इज डैश, पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 कैसे निकालेंगे? दोनों को मिलकर कितना होना है? 90 डिग्री। तो हम 90 से इस 57 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया? 33। मतलब 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 33 डिग्री। फिर से बताती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनको एक साथ मतलब प्लस किया तो टोटल कितना आना है? 90 डिग्री। तो अगर आपको कोई भी एक एंगल दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, किससे माइनस करके? 90 से। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या था? दोनों एंगल्स को प्लस करके होना है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है दो एंगल्स को प्लस करके कितना होगा? सप्लीमेंट, मतलब 180 डिग्री। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये सोचो हमारा एक एंगल हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा एंगल कुछ इस तरह फॉर्म होना है ताकि दोनों को प्लस करके कितना है? 180 डिग्री, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, द supplement of 105 डिग्री इज डैश। सप्लीमेंट का मतलब हमें इसका क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करके कितना होना है? 180 डिग्री। तो हम किससे माइनस करेंगे? 180 से। 180 माइनस 105 कितना डिग्री हो गया? 75 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे कि
105 75 का सप्लीमेंट है या फिर 75 105 का सप्लीमेंट है, मतलब ये दोनों एंगल मिलके क्या बनाते हैं 180 डिग्री। तो इसके साथ टाइप्स ऑफ एंगल तो हो गया खत्म। अभी अलग अलग एंगल्स फॉर्म होते हैं जब दो लाइन एक दूसरे से मिलते हैं, ये समझते हैं। जैसे कि जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, सोचिए ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन जो कि इस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, तब यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इसमें एक प्रॉपर्टी है, एक एंगल फॉर्म होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए अगर मैंने इस एंगल का नाम लिया है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, मतलब 4 एंगल है हमारे पास, क्या क्या, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, है ना। अभी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पे कौन से, ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 3, तो ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सिमिलरली अगर मैं एंगल 4 देखूं तो 4 का ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल 2, तो एंगल 4 और एंगल 2 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अभी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल है। सिमिलरली एंगल 4 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल, ठीक है। ये तो बन गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस में। अभी इसमें और एक फॉर्म हो रहा है, देखिए ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है जहां पे कुछ एंगल इस तरह है, इधर 1 बना है, इधर 4 बना है, इस लाइन को बनाया है मैंने। तो हमें क्या पता है जब भी स्ट्रेट लाइन होता है उसका मेजरमेंट कितना होता है, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आगे हमने देखा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम नया सीखेंगे जिसका नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब है दो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री बना रहे हैं। सिमिलरली मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी क्या हो रहा है 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है। अगर मैं देखूं इस लाइन को तो 4 प्लस 3 भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये है जब दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर। ये दो प्रॉपर्टी मिला, एक मिला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और सेकंड है कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये तो हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात। अभी आता है पैरेलल लाइंस। अभी अगर हम दो पैरेलल लाइंस बनाए, पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन काटता है, किसी भी दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन काटता है तो उस लाइन का नाम होता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब वो लाइन जो कि दो पैरेलल लाइंस को काटता है, बाइसेक्ट करता है। अभी देखिए क्या हो रहा है, एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, नाम देते हैं, इसका नाम सोचिए 1 2 3 4, ठीक है। इधर दे दिया 5 6 7 8, यही तो 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अभी प्रॉपर्टीज की बारी, सिर्फ पैरेलल लाइंस के टाइम में ये प्रॉपर्टी फॉर्म होता है। पहला प्रॉपर्टी है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो कॉरेस्पॉन्डिंग कौन कौन से हैं, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। किस तरह फॉर्म हो रहा है, देखिए ये एंगल और दूसरे लाइन के साथ फॉर्म होने वाला ये एंगल, ये दोनों हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग 1 और 5। अगर दूसरा पेयर देखो तो कौन सा पेयर है, इस तरफ का बनाया ना, अभी इस तरफ का बनाते हैं, ये और ये भी हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरफ क्या है 4 और इस तरफ है 8, तो ये भी दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और भी बनेगा।
अब देखिए ये तो ऊपर का हो गया दोनों तरफ, अभी नीचे वाला चेक करते हैं। ये जो एंगल 2 है और एंगल 6, ये दोनों भी क्या है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये तो हो गया राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला देखते हैं। एंगल 3 और एंगल 7, ये हो गया हमारा 4 पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो कि इस डायग्राम में बन रहे हैं। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक प्रॉपर्टी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये सब किस चीज से फॉर्म हो रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स से। ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए अपने पेयर के इक्वल है। जैसे एंगल 1 5 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल है। ये तो हो गया हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब आता है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स, अभी देखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे पास है क्या। ये हमारा डायग्राम है। अगर डायग्राम में देखें तो ये जो 2 है, ऑल्टरनेट मतलब दूसरे साइड वाला, इसके साथ कौन सा मिलेगा, ये साइड। तो इस तरफ क्या है 2 और इस तरफ क्या है हमारा एंगल 8। ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। क्या और कोई ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, हाँ बनेगा। ये तो इस तरफ अगर हम इस एंगल को देखें तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इस तरफ वाला। मतलब एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइंस के अंदर की तरफ ऑल्टरनेट है, इसलिए इनका नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि ये किस तरफ फॉर्म हो रहा है, अंदर, इंटीरियर, दोनों लाइंस के अंदर फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सिमिलरली एक्सटीरियर में भी फॉर्म होगा। अगर हम देखें तो देखिए अगर ये एक एंगल कंसीडर करें तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा बन जाएगा, इस तरफ वाला, मतलब एंगल 4 और एंगल 6। सिमिलरली अगर मैं ये एंगल कंसीडर करूं तो इसका ऑल्टरनेट कौन सा हो जाएगा, इस तरफ वाला, मतलब एंगल 1 और एंगल 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ये क्या है, एक्सटीरियर, तो इसे हम लिखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी के साथ टाइप्स ऑफ एंगल तो खत्म हो गया। अभी इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर सोचिए आपको दिया है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सोचिए ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, अभी आपको निकालना है इस x का वैल्यू, ये x एक एंगल, इस x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हम देखें ध्यान से इस डायग्राम को, ये दो पैरेलल लाइंस है जिसे काट रहा है एक ट्रांसवर्स है, जिसे अगर थोड़ा खींचते तो देखिए यहाँ पे है 70 डिग्री और यहाँ पे है x। हमें क्या पता है कि ऐसे जब एंगल फॉर्म करते हैं तो इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो इससे सिंपली हम लिख सकते हैं x इक्वल टू कितना हो गया, 70 डिग्री। और प्रॉपर्टी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये तो हो गया एकदम सिंपल सा। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट में जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सोचो आपको डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरह, ठीक है, ये कुछ एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमें किस किस का वैल्यू निकालना है, x और y। यहाँ पे देखो क्या एंगल, क्या लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या एंगल फॉर्म होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल। अगर हम इधर देखें इस डायग्राम में तो यहाँ पे बन गया 110, यहाँ पे बन गया y, तो ये दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 110 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये तो हो गया y। अभी हम x कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि जब दो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाए, अगर इस लाइन को हम कंसीडर करें तो देखिए कुछ इस तरह एंगल फॉर्म हुआ है, इसका नाम है x और इसका नाम है y, है ना? ये दोनों मिलके एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब दोनों को प्लस करके कितना होगा? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना? अभी हमें y का वैल्यू तो पता है, तो y की जगह में अगर y का वैल्यू पुट कर दूं 110 इक्वल टू 180, अभी हम x कैसे निकालेंगे? x अपनी जगह रहेगा, 180 अपनी जगह। ये देखिए यहाँ पे 110 प्लस है, जब वो साइड चेंज करेगा इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो ऑपोजिट मतलब नेगेटिव हो जाएगा, -110। कितना हो गया? 70 डिग्री। मतलब हमारे पास x का वैल्यू है 70 डिग्री और y का वैल्यू कितना हो गया? 110 डिग्री। आई होप ये क्लियर है। अगर हम और भी क्वेश्चंस देखें, जैसे कि सोचिए कुछ इस तरह दिया हुआ है डायग्राम, हमें निकालना है x और y। सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखना है। हमें क्या पता है, अगर सिर्फ इस पोर्शन को देखो, इस जगह को, तो ये किस तरह है? इस तरह है। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है ना? यहाँ पे दिया है 80 डिग्री और यहाँ पे दिया है y। अगर हम इन दोनों को देखें तो ये क्या एंगल फॉर्म कर रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वो क्या होता है? इक्वल। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू 80 डिग्री। कैसे हो रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना? अभी हमें निकालना है x। अभी देखिए इस डायग्राम को देखा हमने, यहाँ पे है हमारा 80 डिग्री और यहाँ पे है हमारा x। अगर इसको देखें हम ध्यान से तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना? तो इससे हम लिख सकते हैं कि x इक्वल टू कितना हो गया? 80 डिग्री। ये बन गया ऑल्टरनेट एंगल्स। और एक तरीका है समझने का, अगर मैं इस डायग्राम को इस तरह देखती, ये है हमारा y और ये है हमारा x, है ना? y और x मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल। हमें पता है कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर मैं लिखती x इक्वल टू y कोरोस्पोंडिंग एंगल, तो x इक्वल टू y का वैल्यू हमने आगे ही निकाल लिया, कितना था? 80 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना निकल जाता है? 80 डिग्री। तो हम चाहे कोई भी प्रॉपर्टी यूज करें, घूम फिर के आंसर सेम ही आना है। तो हमें क्या मिल गया? y इक्वल टू 80 डिग्री और x इक्वल टू 80 डिग्री। मतलब जब हमें इस तरह का ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है तो हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखना है। अगर हमें प्रॉपर्टीज याद है तो हम ऐसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एंगल्स। अब इस ज्योमेट्री में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब क्या है? पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और वो किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट। अगर मैं ये बनाऊं, फिर ये बनाऊं, ये बनाऊं, ये बनाऊं, देखिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 फिगर बनाए हैं। इनमें से कौन सा पॉलीगॉन है? अगर मैं इसे देखूं, ये एक पॉलीगॉन नहीं है। अगर रीजन पूछा जाए तो क्या होगा? इधर बोला है सिंपल, ये देखो एक सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। क्लोज, हाँ ये क्लोज भी है।
और मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। क्या ये लाइन सेगमेंट से बना है? नहीं, इसलिए ये एक पॉलीगॉन नहीं है। फिर मैं अगर इसे देखूं, पहली बात तो ये सिंपल है ही नहीं। जब भी किसी भी फिगर में एक लाइन दूसरे लाइन को काट देता है तब वो सिंपल नहीं रहता। यहाँ पे भी उसने सिंपल तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक बात की है, लाइन सेगमेंट का नहीं बना है, तो ये भी क्या हो गया? कैंसिल, पॉलीगॉन है नहीं। अगर इसे देखो, सिंपल तो अच्छा ठीक है, सिंपल है, बट क्या ये क्लोज्ड है? नहीं, ये ओपन है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अभी आता है यहाँ, ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है और लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, तो ये है हमारा एक पॉलीगॉन। अभी पॉलीगॉन, सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा होता है? मतलब जिसमें सबसे कम लाइन सेगमेंट लगता है। अगर हम सारे के सारे पॉलीगॉन को एक चार्ट में फॉर्म करें तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। सोचो, ये है पॉलीगॉन का नाम, ये है फिगर नंबर 1, जिसके सबसे कम लाइन सेगमेंट, मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल का फिगर तो सबको पता है, इसके कितने साइड होते हैं? 3 साइड्स, है ना। फिर आता है 4 साइड वाला। 4 साइड वाले का नाम होता है क्वाड्रिलैटरल। देखिए, क्वाड्रिलैटरल का मतलब होता है जिसके होते हैं 4 साइड। समझ में कैसे आएगा? क्वाड, इस क्वाड का मतलब होता है 4 और लैटरल का मतलब होता है लाइंस। मतलब जो 4 लाइन का बना हुआ क्लोज फिगर है उसका नाम है क्वाड्रिलैटरल। अभी क्वाड्रिलैटरल में ये है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलैटरल है। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलैटरल है। ये है पैरेललोग्राम, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। ये है रोम्बस, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है। और भी बहुत सारे क्वाड्रिलैटरल होते हैं, जैसे कि ये है काइट, काइट भी एक क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल का मेन मुद्दा क्या है कि वो उसमें कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? 4 लाइन सेगमेंट। ये हो गया 4। इसके बाद आता है 5वां, दो साइड, 3 साइड हो गया, 4 साइड आ गया। अभी आता है 5वां साइड। 5 साइड वाले को हम कहते हैं पेंटागन। इसके कितने साइड होंगे? 5। अगर हम डायग्राम बनाए तो सिंपल पेंटागन अगर देखें तो 1 2 3 4 5 साइड, ठीक है। ये हो गया 5 साइड वाला। फिर आता है 6 साइड वाला जिसका नाम है हेक्सागन। नाम कुछ इस तरह याद रखना है, पेंट का मतलब होता है 5, हेक्स का मतलब होता है 6, मतलब जिसके 6 साइड है। अगर डायग्राम बनाए तो किस प्रकार होगा? 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा हेक्सागन। फिर आता है हेप्टागन। देखो, पेंट का मतलब हो गया 5, फिर हेक्स का मतलब हो गया 6, हेप्ट का मतलब हो गया 7, 7 साइड वाला 1 2 3 4 5 6 7, 7 साइड्स का बन गया, ठीक है। 7 साइड हो गया। अभी 8 साइड वाला, एट साइड वाले का नाम है ऑक्टागन। ऑक्टा का मतलब होता है 8 साइड। 8 साइड वाला बनाते हैं डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 9 साइड वाले का नाम है नेनागन। नेनागन, 9 साइड वाले का नाम है नेनागन। अगर मैं 9 साइड का बनाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9 साइड तो बन गया। फिर आता है 10 साइड वाला, इसका नाम है डेकागन। नैनो का मतलब 9, डेका का मतलब 10, 10 साइड वाला कुछ इस प्रकार होगा। 1 4 5 6 7 8 9 10, बन गया 10 साइड्स। ये तो हो गया हमारा पॉलीगॉन।
मतलब सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है जिसके 3 साइड है? ट्राइंगल। फिर आता है 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाला पेंटागन, 6 साइड्स वाला हेक्सागन, 7 साइड का हेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टागन, 9 का ननागन और 10 का डेकागन। ये तो हो गया हमारा सिंपल सिंपल पॉलीगॉन। अभी एक वर्ड बहुत सुनाई देता है और वो है रेगुलर पॉलीगॉन। अभी ये रेगुलर पॉलीगॉन है क्या? पॉलीगॉन तो समझ में आ गया, अभी रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये इक्वी एंगुलर होगा और इक्वी लैटरल होगा। इक्वी एंगुलर, इक्वी मतलब इक्वल, एंगुलर मतलब एंगल्स, इक्वल एंगल्स, और इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स। जिस भी पॉलीगॉन के सारे एंगल्स इक्वल होंगे और सारे साइड्स इक्वल होंगे उसे कहते हैं हम पॉलीगॉन। ठीक है, तो सबसे पहला पॉलीगॉन जो कि रेगुलर है तो आता है ट्राइंगल में, है ना। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए और तीनों साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। तो ऐसे ट्राइंगल का नाम होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये हो गया जिसके तीनों के तीनों साइड इक्वल होंगे और तीनों के तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। फिर आता है दूसरा स्क्वायर। हमें पता है स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और चारों एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। इसका तीनों साइड्स तो जैसे हम बनाएंगे वैसे सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री। इधर अगर हम देखें चारों के चारों साइड एल मतलब 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया 3 साइड 4 साइड, 3 साइड। अभी 5 साइड्स वाला, 5 साइड वाला, जब भी 5 साइड वाले पॉलीगॉन का नाम होता है पेंटागन, है ना। इस पेंटागन के अगर सामने में एक वर्ड लगा दूं रेगुलर, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन का मतलब उसके सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे और सारे के सारे साइड इक्वल होंगे। तो लिखेंगे रेगुलर पेंटागन। ये हो गया 5 साइड्स वाला, है ना। अगर 6 साइड वाले का नाम है हेक्सागन। अगर इस हेक्सागन के आगे मैं सिर्फ एक रेगुलर लगा दूं, रेगुलर हेक्सागन, मतलब उसके सारे साइड भी इक्वल हो जाएंगे और सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, 6 साइड वाला। सिमिलरली रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, वो सब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन्स हो जाएंगे, मतलब जिनके सारे साइड्स का मेजरमेंट इक्वल होगा और सारे एंगल्स का भी मेजरमेंट सेम हो गया। ये तो हो गया हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। अभी सोचिए, मैंने कोई भी एक पॉलीगॉन, सोचिए ट्राइंगल से शुरू करती हूं मैं। कोई भी पॉलीगॉन के अंदर के एंगल्स, जैसे इधर कितने एंगल फॉर्म हो रहे हैं? 3 एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो सोचो इधर दिया हुआ है 60 डिग्री, इधर 70 डिग्री और इधर बोला है x। क्वेश्चन अगर इस तरह आए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी देखिए आगे हम लोगों ने क्या देखा था, 2 लाइन से फॉर्म हो रहा है ना एंगल्स, या फिर इस तरह एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? जब पॉलीगॉन के अंदर का कोई एक एंगल निकालना होता है तब हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं जिसका नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। मतलब किसी भी पॉलीगॉन के अंदर के सारे एंगल्स को प्लस करके वो प्रॉपर्टी होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। अभी हर पॉलीगॉन का एंगल सम अलग अलग होता है, जैसे कि ट्राइंगल का होता है 180 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, क्वाड्रिलेटरल, इसका हो जाता है 360।
अगर आपको पूछा जाए पेंटागन का कितना है, हेक्सागन का कितना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये भी मैंने कैसे निकाला ये क्वेश्चन आता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का, किसी भी पॉलीगॉन के एंगल सम निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री, और जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ एंगल्स। ओके, जैसे कि मैंने बोला ट्रायंगल, ये करने से पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स है? 3, मतलब हमारे पास n इक्वल टू कितना है? 3। तो अभी मुझे निकालना है इसका एंगल सम। मैं लिखती हूँ एंगल सम इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी में फॉर्मूला पुट करके देखते हैं, n की जगह कितना पुट करेंगे? 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 कितना है? 1 इंटू 180 डिग्री। कितना निकल गया हमारा? 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल का एंगल सम कितना होता है? मतलब अंदर के तीनों को प्लस करके कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ये तो निकल गया। अगर अभी एक क्वाड्रिलेटरल देखे, ये हो गया ट्राइंगल का। अभी अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल देखे, क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं? हम लोगों ने आगे ही पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है। अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं तो 4 साइड होते हैं। 4 साइड होने से एंगल पे कितने फॉर्म होंगे? 4 एंगल फॉर्म होंगे। तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4। तो एंगल सम किस तरह निकलेंगे? एंगल सम इक्वल टू n-2 इंटू 180। अभी n की जगह अगर मैं 4 पुट करूं तो 4 - 2 इंटू 180, मतलब 2 इंटू 180 डिग्री। 2 इंटू 180 कितना हो जाता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल गया? 360 डिग्री। ये तो हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल का। अगर सिमिलरली मैं निकालना चाहूं पेंटागन का, पेंटागन के 5 साइड्स होते हैं, मतलब 5 एंगल भी फॉर्म होगा। तो n हमारे पास कितना है? 5। तो एंगल सम कितना निकल जाएगा? n-2 इंटू 180। n-2 का मतलब कितना? 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180। कितना निकल गया? 540 डिग्री। मतलब पेंटागन का एंगल सम, अंदर के सारे एंगल्स, में डायग्राम बनाती हूँ, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन पांचों को प्लस करके टोटल कितना होना चाहिए? 540। सिमिलरली अगर हेक्सागन देखें, हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड होते हैं। तो 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 इंटू 180, 720 डिग्री। ठीक है, अभी इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हम इस x का वैल्यू निकालेंगे। किस तरह? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए, 2 एंगल दिया हुआ है, हमें सिर्फ तीसरा एंगल निकालना है, और हमें पता है कि ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है? 180। तो अगर मैं इधर लिखूं x + 60 + 70 = 180, किस तरह आया ये? एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना? मतलब तीनों को प्लस करके कितना होना चाहिए था? 180। तो इस तरफ आ जाएगा 60 और 70 को प्लस किया, 130 आ गया। तो x का वैल्यू हो जाएगा 180। इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू, मतलब साइड चेंज करके क्या हो जाएगा? नेगेटिव, -130, मतलब बन गया 50 डिग्री। मतलब हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया? 50 डिग्री। समझ में आया? अगर मैं दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन दूं कि हमें x का वैल्यू निकालना है, सोचे हमारे पास ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है, इधर पे कोई एंगल का मेजरमेंट नहीं दिया है, सिर्फ एक लिखा हुआ है x। बट ध्यान रखने की बात है कि सब में ऐसा एक इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब है ये जो पेंटागन है, इसके सारे साइड्स इक्वल है। अगर सारे साइड इक्वल है तो सारे एंगल्स भी इक्वल है इसके। मतलब ये क्या है? एक रेगुलर पेंटागन।
अगर कभी भी क्वेश्चन में इस तरह का डायग्राम आए जिसमें सब साइड्स में इक्वल दिया है, मतलब वो क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन। सिंस इसके 5 साइड है, 1 2 3 4 5, इसलिए ये क्या हो गया, रेगुलर पेंटागन। तो हमें क्या पता है, सारे के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो सबको मैंने नाम दे दिया है एक्स। और पेंटागन का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है, 540। तो हम x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 540 लिखेंगे। अब देखो इधर कितने x है, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया, 5x इक्वल टू 540। तो हमारे पास बाकी है 540। इधर देखिए x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है, जब साइड चेंज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह। तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 108। मतलब इस पेंटागन का हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना है, 108 डिग्री। तो इसी तरह हम लोग कोई भी पॉलीगॉन के अंदर का वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल का। ये तो हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर आता है हमारा इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सोचो इस तरह का एक डायग्राम बनाया हुआ है, हमें बोला है इस डायग्राम में कि हमें x का वैल्यू निकालना। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये जो इंटीरियर एंगल है ये तो इसके साथ ही फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम किन दोनों को कंसीडर करेंगे, इसके ऑपोजिट में, इसे और इसे। तो x एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारा x इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे कितना कितना है, 70 प्लस 30, तो कितना बन गया, 100 डिग्री। ये हो गया x का वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दूं, कुछ इस तरह। अभी हमें निकालना है अंदर के x। हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल 110 इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब इन दोनों को प्लस करना है, x प्लस 50 डिग्री। अभी हमें निकालना है x का वैल्यू। x को अपनी जगह पे रखते हैं, ये भी अपनी जगह पे है, 50 इधर प्लस में है तो साइड चेंज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब हमारे पास x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब इस x का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग ट्रायंगल के अंदर का या फिर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। लास्टली आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इंटीरियर एंगल हम लोग सिर्फ ट्रायंगल के टाइम में कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट में आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री। मतलब कोई भी पॉलीगॉन हो, चाहे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी पॉलीगॉन कंसीडर करें, उसके एक्सटीरियर एंगल में जितने सारे एंगल्स होंगे सबको प्लस करके कितना आना है, 360। क्वेश्चन एक करके समझते हैं। ये तो दो ना, ये तीसरा। सोचिए ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, हमें इस x का वैल्यू निकालना है। पहली बात है तो ध्यान देना, ये भी एक्सटीरियर में है
ये भी एक्सटीरियर में है, ये भी एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर, मतलब किसी भी पॉलीगॉन के बाहर। ये हो गया हमारा पॉलीगॉन, और जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो उसके बाहर फॉर्म हो रहा है, तो सारे के सारे क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अगर मैं प्रॉपर्टी के हिसाब से जाऊं तो सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल x प्लस 100 प्लस 110 इक्वल टू कितना हो जाना है, 360 डिग्री, है ना। तो कितना रहेगा, इधर रह जाएगा 210 डिग्री, इधर हो गया 360। तो x का वैल्यू हम निकाले तो कैसा निकलेगा, इस तरफ जाके माइनस, तो ये x का मेजरमेंट हो गया 150 डिग्री। इसी तरह अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को पेंटागन, हेक्सागन, रेक्टेंगल, स्क्वायर किसी में भी यूज करें तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से उसके बाहर का किसी एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। इसी के साथ ज्योमेट्री का लगभग सब टॉपिक्स जो कि पेपर 1 में आने वाला है कवर हो चुका है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।